गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एईडीओ के लिए, बीपीएससी एईडीओ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने टॉपिक से। और हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में, हम उन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रैंकिंग बेस्ड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक ही रैंकिंग है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि इंडिया का स्टेटस वर्ल्ड वाइड क्या है, और इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास कितना काम करने के लिए रहता है। कल आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं किसी भी तरीके के, जैसे ये भी पोस्ट थोड़ी प्रशासनिक सेवा के जैसी है, जहां आपको स्कूलों को हैंडल करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन का लेवल इंडिया में क्या है, ये सब समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2005। तो इसमें ये बताया जाता है कि किस राज्य की जो आर्थिक दशा है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ मतलब होता है सरकार की आर्थिक दशा, कि सरकार का, ठीक है, बजट कैसा चल रहा है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, कैसे है, हम उसको यहाँ पे आके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि वन पे कौन आता है। अच्छा, इनको तैयार कौन करते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इनको चेक करते हैं। तो सबसे नंबर वन पे है उड़ीसा। इसका मतलब है उड़ीसा का फिजिकल हेल्थ बहुत बढ़िया है। मतलब फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, जो राजस्व घाटा है, ठीक है, ये सब काफ़ी कम है, वित्तीय घाटा काफ़ी कम है, और स्टेट ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है। पहले यहाँ बिहार का भी नाम आया करता था, लेकिन आजकल बिहार का नाम हट गया है, खास करके कुछ सालों में कोविड के बाद अब यहाँ नहीं आता। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे है उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे पर गोवा है। मतलब इनकी जो स्थिति है राज्य सरकार के फाइनेंसिंग की या बजट की, वो बेहतर है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। चलिए चलते हैं दूसरे रैंकिंग की तरफ। याद रखिएगा, इसको तैयार कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग ये वही है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। तो जो वायु का किस तरह की गुणवत्ता है, वायु के गुणवत्ता के बारे में बात होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने दिल्ली हाल ही में, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग खुश नहीं है वहाँ की हवा की क्वालिटी से। दिवाली के बाद वहाँ सांस लेना मुश्किल है, AQI इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब वो बर्दाश्त के बाहर है। PMI 2.5 बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे चला गया है। मतलब आप सांस ले रहे हैं तो जहर आ रहा है। आप सोचिए कि कितने दिनों सर्वाइव करेंगे। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो रहा है लोगों को, हाइपरटेंशन हो रहा है, बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, एजमा हो जा रहा है, ठीक है, अस्थमा जिसको कहते हैं हिंदी में। तो बिना मतलब के बीमारियां आ रही हैं, वो धीरे धीरे होती जाती हैं, फिर डॉक्टर का खर्च बढ़ता है। तो सवाल ये होता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया कौन कौन जगह बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, जहाँ वायु की मात्रा, वायु की क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो भारत में ऐसे कुछ स्थान हैं, और सबसे नंबर वन पर आता है बर्निहाट, मेघालय में है। देखिए, तो यहाँ पे रिसेंट रिपोर्ट बाय एआई रिवील्ड दैट इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड, माने भारत के जो कई जगह हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगहों में से एक है। ठीक है, अब दिल्ली तो है ही मोस्ट पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा वातावरण यहीं का खराब है, 6 साल से है ये लगातार। ठीक है, चलिए 13 ऑफ द टॉप 20 पॉल्यूटेड, मतलब 20 में से दुनिया भर के 20 शहरों में 13 शहर हमारे भारत में हैं, ऑब्वियसली। और अगर कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन चाड में है, उसका बाद बांग्लादेश में है, तो इस तरीके से है। फिर और सारे, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या ये है कि 13 सिटीज़ इंडिया में है 20 में से, और इसको हम कैसे टैकल करें, इसके टैकल करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए हम चाइना से सीख सकते हैं। चाइना में भी 2013 में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, वायु बहुत प्रदूषित थी वहाँ की, उन्होंने धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे से नियंत्रण कर लिया। तो यहाँ पे हमें चाइना से सीखने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, तो हमें वो सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपने देश में। खास करके पटना की बात करें तो ये भी एक प्रदूषित क्षेत्रों में आता है, तो इसका भी निपटारा देखा होगा, सुबह सुबह टैंकर चलते हैं पानी के, ताकि प्रदूषण की मात्रा कम की जाए। लेकिन कुछ और भी समाधान है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में जो प्रदूषण है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हवा नहीं चलती,
हवा वहीं बैठ जाती है, इसलिए जो धूल कण है, ठीक है, वो कहीं निकल नहीं पाते, वो जहाँ है वहीं रह जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। और याद रखिएगा जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो है कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है, वाहन है जो चलते हैं, मोटरसाइकिल, कार, तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है जिससे पोल्यूशन का लेवल कम हो सके। अब चलिए बात करते हैं करप्शन की। तो करप्शन पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह यहाँ करप्शन है। और कह ले हर सरकारी ऑफिस यहाँ का करप्ट है। चाहे कोई यहाँ ईमानदार ऑफिस ढूंढना ही मुश्किल है या असंभव कह सकते हैं। और उसकी वजह है अशिक्षा। जब तक लिटरेसी बढ़ेगी नहीं, लोग करप्शन का मतलब ही नहीं समझते। उनको लगता है करप्शन तो जायज़ है, क्लर्क अगर 100 रुपये ले लेता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, ऑफिसर अब मेहनत तो कर रहा है ना। ये सब गलत है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसको सहने की क्षमता है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं करप्शन को। अगर आप भारत में देखें तो भारत के हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, ठीक है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट बात करें, बिहार सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, हर एक डिपार्टमेंट जो पब्लिक से डील कर रहा है वो करप्ट है, ये पहले समझ लीजिए। और इसीलिए हमारी रैंकिंग 180 देशों में हम 96 रैंक पर है, ठीक है, जो बहुत नीचे है, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात चल रही है, ठीक है। 96 रैंक पर है जो कि बहुत नीचे है। एक नंबर पर है डेनमार्क और लास्ट नंबर पर है साउथ सूडान। तो सोच लीजिए, डेनमार्क में आप जाएंगे वहाँ वाकई में करप्शन नहीं है, उसके कई वजह हैं, कई कारण हैं। और भारत में इन कारणों की काफ़ी समस्याएं हैं। चलिए ठीक है, तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें कई, ठीक है, कदम लेने पड़ेंगे। और सरकार चाहे तो इनको तेज भी कर सकती है। मैंने सबसे कह दिया कि सबसे बड़ा रीज़न अशिक्षा है। जैसे ही लोग शिक्षित हो जाएंगे, करप्शन धीरे 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 हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की। आखिर टेररिज्म से कौन परेशान है? तो टेररिज्म से हर वो आम नागरिक परेशान है जो सभ्य है, क्योंकि सभ्य इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है, रोजी रोटी कमाता है। लेकिन टेररिस्ट क्या करते हैं? उनको डरा के धमका के उनके मुंह से निवाला छीनते हैं, यही उनका काम है। और ऐसा करने के लिए उनको कई सोर्सेज से पैसे मिलते हैं। तो हमारी समस्या है कि इसको कैसे ख़त्म करें। इसको रिलीज़ करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक देश है जहाँ की करप्शन बहुत ज़्यादा है, सॉरी, यहाँ की टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, करप्शन भी ज़्यादा है। और इंडिया 14वें स्थान पर है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया बॉटम पे है। इंडिया हैज़ बिन रॉन्ग ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वें रैंक पर है और पहले रैंक पे बुर्किना फासो है। तो हम बहुत दूर नहीं हैं। यहाँ पे भी कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कश्मीर हो गया, थोड़ा बहुत पंजाब में चलता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही है, लेकिन वहाँ भी टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी टेररिज्म है। आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, टेररिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। आप जाएंगे अमेरिका में, वहाँ पे टेररिज्म नहीं, कनाडा में टेररिज्म नहीं। तो इन देशों में टेररिज्म की कोई साख ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी हद तक टेररिज्म है और जिसे हमें डील करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो हमारे यहाँ, ठीक है, कौन कितना खुश है इसकी हम समीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जिस देश में गरीबी है वहाँ के लोग खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपनी आम ज़रूरतों से जूझ रहे हैं। जिस देश में भूखमरी है वहाँ भी लोग खुश नहीं रह सकते, वहाँ करप्शन होगा, टेररिज्म होगा। और भारत में ये सारी खूबियाँ हैं। और इसीलिए भारत के जो लोग हैं वो अक्सर स्ट्रेस में मिलते हैं, तनाव में मिलते हैं, दुखी मिलते हैं, घृणा मन में भरी होती है, क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो आप खुश नहीं रह सकते। जैसे जहाँ आप जाएंगे ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे लोग बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, जान तुरंत दाव पे लगा देते हैं, मरने को सब तैयार हो जाते हैं। आप अमेरिका यूरोप में जाएंगे, वहाँ जान की बड़ी कीमत है, वहाँ कोई ऐसे जान नहीं देता, उसके जान देने का कोई मतलब होता है। यहाँ तो ट्रेन से गिर के मर जाते हैं, क्यों भाई? बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हाल ही में मुंबई लोकल की फ़ोटो रिलीज़ की गई, उसमें देखा गया कि जहाँ 100 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 250-300 लोग ऐसे लद के जा रहे हैं जैसे कल पता नहीं क्या, आज ये ट्रेन छूट गई मतलब कल होगा ही नहीं। वजह क्या है? क्योंकि शायद उनके पास अल्टरनेटिव्स नहीं है। अल्टरनेटिव नहीं क्यों है? क्योंकि बेसिक चीज़ें मिसिंग है। और इसीलिए लोग, अब कौन ट्रेन से लटक के जा रहा होगा और खुश होगा, ठीक है। और हमारी 60-70% आबादी, बिहार से जो लोग जाते हैं कमाने के लिए दूसरे राज्यों में, उनकी हालत भी वही है
किसी तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं तो कहीं से आपको वो खुश दिखेंगे? तो हमारे यहाँ 60-70% आबादी के पास अभी भी जो बेसिक ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं है, और इसीलिए वो दुखी हैं। और इस दुख का, ठीक है, अब इसमें हम रैंकिंग करें तो रैंकिंग में देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में, जो वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रिलीज करता है। इसने फिनलैंड, वहाँ जाएंगे तो लाइफ अलग ही है, वहाँ कोई तनाव में नहीं है, वहाँ कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है, हर कोई खुश रहता है। वजह क्या है कि उनके पास हर जो चीज़ चाहिए वो है। और कैसे है? क्योंकि उनके पास स्किल है, और स्किल से वो बहुत पैसा कमाते हैं, और इस पैसे से वो सारी चीज़ें बना लेते हैं या खरीद लेते हैं जिनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। ठीक है, तो भारत को अभी बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा जो व्हाट्सअप और यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकले और रियलिटी में आए, देखे समझे जाने कि किस तरह से हमारी हालत है पूरी दुनिया में। इंडिया की जो रैंकिंग है 147 है, मतलब हम, सॉरी, 147 देशों में हमारी रैंकिंग जो है वो 118 है। सोच लीजिए हम कितने नीचे हैं, 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। 147 कंट्रीज में हमारा जो रैंक है वो 118 का, जो कि बहुत नीचे है। ठीक है, तो हम सिर्फ बस न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में हम चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के लोग बहुत दुखी है क्योंकि बेसिक चीज़ें नहीं है उनके पास, भुखमरी है देश में। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बस हम ये कह सकते हैं कि पहले से बेहतर है। ठीक है, पहले से हमारी स्थिति बढ़िया है, लेकिन अगर हम दुनिया को एक साथ रख के कंपेयर करें तो दुनिया हमसे ज़्यादा बढ़िया ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू इंडिया। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इसको पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्या निकालता है? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और HDR में ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, अब देखिए पिछले कई सालों से, कई दशकों से इंडिया 120, 130, 100 ये नहीं इम्प्रूव हो रहा। ठीक है, इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन और शिक्षा, और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। और तीनों ही मामलों में हम फिसड्डी हैं, दुनिया के बॉटम कंट्रीज में से हैं, इसीलिए हमारा रैंक 130 है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज का हेल्थ स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। हमारे यहाँ केरला है, वो नंबर 1 है, और उसका ईस्ट यूरोपियन के लेवल के बराबर का हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन वगैरह है। तो सोच लीजिए भारत को कितनी दूरी सफ़र, कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, टू बिकम लाइक देम। तो हमारे लिए बहुत सारा काम बचा है जिसको करना है। ठीक है, चलिए, और इसमें अब नंबर 1 चेंज हो गया है, अब हो गया है आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड। पहले नॉर्वे हुआ करता था, आइसलैंड ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, और इसलिए धीरे धीरे, ठीक है, आइसलैंड इंप्रूव हो गया। दूसरे नंबर पर नॉर्वे, और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। तो याद रखिए यह क्रम। और भारत की रैंकिंग 130 है। साल किसका कैलकुलेट हुआ है? 2023 का। पब्लिश को कब हुआ है? 2025 में, याद रखिएगा। तो 2023 में हमारी हालत ये है। अब ये बातें नहीं आती व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये बातें नहीं आती मीडिया में, क्योंकि भाई ये आपको सही आईना दिखाता है। अगली बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत की स्थिति और खराब है। ठीक है, इसलिए क्योंकि प्रेस को दबा दिया जाता है, असली मुद्दे नहीं दिखाते, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना। ठीक है, तो दुनिया देख रही है, उसके बाद हमारे प्रेस को वो रैंक करती है। देखिए हमारी रैंकिंग कितनी घटिया है, बुरी है, नीचे में है हम। हमारी रैंकिंग 191 है। तो प्रेस में और प्रेस रिपोर्टर्स की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट प्रेस रिपोर्टर की ज़रूरत है, यूट्यूबर्स की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा अगर अभी कहीं लोगों के लिए जॉब्स हैं तो वो है हमारी पूरी प्रेस इंडस्ट्री या मीडिया हाउस। मीडिया हाउस को कुछ चुनिंदा लोगों ने अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ यूट्यूबर्स आएँ और सही न्यूज़ को दिखाएं। भारत की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है, अन्य राज्यों की स्थिति क्या है, और दूसरे कंट्रीज़ की स्थिति क्या है। अक्सर चाइनीज़ वीडियोस बनते हैं, वहाँ पे इंडियंस जाके बनाते हैं, तब समझ में आता है कि इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। अब वही है कि 2 था पहले, अब 2 से 3 हो गया, अब उसकी वाहवाही लूट रहे हैं यहाँ के पॉलिटिशियन। अगर देखें तो आज़ादी से लेके अभी तक सारे के सारे निकम्मे भरे पड़े हैं। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, निकम्मे भरे पड़े हैं, और वो हमेशा अपनी वाहवाही अपने खुद से करते हैं कि देखो पिछले साल से तो अच्छा है ना, मतलब पिछले साल तुम आधी रोटी खा रहे थे, इस साल तुम 1 रोटी खा रहे हो, तो देखो तुमने तुम्हारे लिए कितना किया है। लेकिन वही अगर आप दूसरे देश को जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि भैया वो कहाँ से कहाँ चला गया इसी दरमियान में। ठीक है, तो करप्शन, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब को बरकरार रखा गया है, और इसीलिए हमारी रैंकिंग इतनी बुरी है। और ये उन चीज़ों को दिखाते ही नहीं, इसीलिए इनकी रैंकिंग बहुत नीचे है। हमारे प्रेस रिपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे मुद्दे चलाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है।
जैसे सुशांत सिंह राजपूत पे इतने दिनों तक डिस्कस कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग उस समय मर गए कोविड में, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक फिल्म स्टार मर गया, उसके लिए एक दिन दो दिन डिस्कशन बहुत था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैसे काम कर रही, ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा दिखा, पूरे दिन चला रहे हैं। तो ये है हमारी मीडिया का स्टेटस, जो कि बहुत ही घटिया है और बहुत लो रैंकिंग है। अब नॉर्वे देखिए, यहाँ नंबर 1 पे आता है। यहाँ की मीडिया को देखिए, इस्टोनिया है, नीदरलैंड, सारे यूरोपियन कंट्रीज है। आपको तो एशियन कंट्रीज यहाँ मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि एशियन कंट्री में करप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो कौन क्लाइमेट पर ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, तो इंडिया हैज़ रैंक्ड 10th। चलिए यहाँ पे थोड़ा बढ़िया है, इंडिया हैज़ रैंक 10th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इंडेक्स इज टॉप्ड बाय डेनमार्क, तो डेनमार्क सबसे ज़्यादा है। अब इसमें ऐसे समझ लीजिए कि इसको ऐसे पब्लिश कौन करती है, तो इसको जर्मन वॉच पब्लिश करती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपने कितने रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बनाए जो पोल्यूशन नहीं करता है। इससे क्या होता है, तो आपके क्लाइमेट पे कितने आपने व्हीकल्स जो हैं चलाने शुरू कर दिए इलेक्ट्रिक पे, और आपने पेट्रोल डीजल जलाना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो डेनमार्क इज टॉप कंट्री, नंबर 1 पे आता है, इसका स्कोर है 78.37। ठीक है, हाँ इंडिया का भी याद रखिएगा 57.39 है। इंडिया का जो स्कोर कार्ड है आउट ऑफ 100 57.39 है। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो हमारा देश जो है ना वो समझता ही नहीं है, अभी ये शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा की वजह से जो इतनी लो लिटरेसी है, अगर यूएन के डेफिनेशन से देखें ना तो लिटरेसी बहुत ही लो हो जाएगी। और स्किल तो है ही नहीं हमारे पास, मुश्किल से 3-5% स्किल है, और उसी पे हम बहुत दम भरते हैं। तो हकीकत बहुत अलग है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्लोबल जेंडर गैप में, तो सबसे कम जो लड़का लड़की में फ़र्क करने वाला देश है वो है आइसलैंड। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, तो हर तरीके से बराबर एमिनिटीज मिलती है और दोनों को इक्वली प्रोडक्टिव माना जाता है। तो ये ऐसा करने वाला देश कौन सा है, मतलब जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो वुमेन्स के लिए। ठीक है, ये ऐसा देश है, नंबर 1 है। और इस कैटेगरी में, ठीक है, अच्छा ये 19th एडिशन है जेंडर गैप रिपोर्ट की। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है, और इंडिया की जो रैंक है इसके लिए कितनी है, 131। सोच लीजिए कि कितने नीचे हैं हम, महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ कितनी खराब है। अब समस्या ये है कि अब जैसे एक फिल्म बनी थी, देखा होगा आपने, शौचालय के बारे में फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, शायद क्या शौचालय ही था या कुछ था। ठीक है, तो बस इस फिल्म में दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि घर में अगर शौचालय नहीं है तो वो भी एक बड़ी समस्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 71st, स्लिपिंग 8 पोजीशन फ्रॉम 63rd 2024। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रैंक में कौन आया है, स्वीडन। तो याद रखिए, इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। क्या निकालता है, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, कि किस तरीके से कितनी इफिशिएंटली आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, विदाउट वेस्टेज। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल।